हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपने वेव ऑप्टिक्स का जो वाईडीएससी वाला पार्ट था आपने उसे देखा और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा है। आज हम लोग ट्राई करेंगे वेव ऑप्टिक्स के रेस्ट पार्ट को खत्म करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, जो अगला पार्ट है अपना वो इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। अब थिन फिल्म क्या होता है सर, आपने देखा होगा पाइप अगर कभी कभी फ्लोट करता रहता है पानी के ऊपर तो अपने को एक बहुत अच्छा पैटर्न दिखने को मिलता है ना। तो वो वही कुछ बात हम लोग करने वाले हैं। सपोज म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ऑयल फिल्म एंड टी इज इट्स थिकनेस। तो रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से आ रहा है, ये इंसिडेंट होगा तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। अपने को पता है डेंसर मीडियम से लेवल मीडियम में जाएगा तो उसके बीच में फेज डिफरेंस λ/2 होगा, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां से रे ऑफ लाइट देखो, यहां से गया ये यहां पे स्ट्राइक करेगा, इसके लिए पाथ डिफरेंस कितने के बराबर होगा, म्यू टी होगा। कैसे सर, ऑप्टिकल पाथ से, है ना। तो ऑप्टिकल पाथ म्यू इनटू टी के बराबर होगा। अब यहां से भी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये पार्ट जो गया है इसका भी डिस्टेंस म्यू टी के बराबर ही होगा क्योंकि थिकनेस बहुत छोटा है। तो यहां से जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करके बाहर निकलेगा उसका पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से, अगर हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करें तो 2 और 5 रिफ्लेक्टेड लाइट है। अगर रिफ्रैक्टेड की बात करें या ट्रांसमिटेड लाइट की बात करें तो ट्रांसमिटेड लाइट अभी है सर 8 और 9 है। ठीक है, तो चलो ध्यान देते हैं हम लोग। रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए अगर लिखा जाए तो आप बात करें हम लोग इसमें इस लाइट और इस लाइट के बीच में जो फेज डिफरेंस है अपना, सॉरी पहले पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस होगा 2 म्यू टी माइनस λ/2। ये होगा इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस, ये हो गया पाथ डिफरेंस। अगर आप पाथ डिफरेंस को n लैम्डा के बराबर कर दें तो वो कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कर दें, इसको n लैम्डा के बराबर कर दें। n की वैल्यू कहां 0 1 2 3 4 5 चलती जाएगी। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम लोग बात करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अपने को पता है जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n minus 1 λ/2 अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे, नहीं तो 2n plus 1 λ/2 अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब अगर ट्रांसमिटेड रे ऑफ लाइट की बात करें तो ट्रांसमिटेड लाइट के लिए देखिए ये है म्यू टी, ये भी म्यू टी, ये भी म्यू टी, है ना। तो यहां से जो रे ऑफ लाइट निकल रहा होगा इसका पाथ डिफरेंस, इसके लिए जो पाथ डिफरेंस है वो म्यू टी है, और यहां से जो निकल रहा होगा 9 उसके लिए 3 म्यू टी है। तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो 2 म्यू टी के बराबर है। अगर आप इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना चाहते हैं तो n लैम्डा के बराबर कर दें। अगर डिस्ट्रक्टिव चाहते हैं तो 2n plus 1 λ/2 या 2n minus 1 λ/2। अगर माइनस रखे हैं तो यहाँ पर या प्लस ही रख लेते हैं दोनों के लिए, तो n की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 दोनों केस के लिए आप रख सकते हैं। आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता, फाइंड मिनिमम थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म इन एयर दैट गिव्स इंटरफेरेंस मैक्सिमा। इंटरफेरेंस मैक्सिमा पूछा है इन रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर द वेवलेंथ इतना दिया है। तो अपने से पूछा है रिफ्लेक्टेड लाइट, पहले तो रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। रिफ्लेक्टेड लाइट मतलब इस वाले पार्ट की बात की गई है। वेवलेंथ दिया हुआ है 5360 एंगस्ट्रॉम और आपके पास क्या दिया गया है, म्यू की वैल्यू दी गई है 1.34। तो अगर बताओ आपको मैक्सिमा चाहिए तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 म्यू टी माइनस λ/2 n लैम्डा के बराबर। पहला कब होगा, जब n की वैल्यू आप 0 रख दोगे। तो n की वैल्यू आप 0 रख दिए तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 म्यू टी बराबर होगा λ/2 का। ठीक है, इस पार्ट को उधर ले जाओगे आप। अब बस यहां से आप निकाल सकते हो t की वैल्यू कितनी है, तो t की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू पहले अपन रख देते हैं 5360 into 10 का पावर -10 डिवाइडेड बाय ये आ गया 4, ये आ गया 4 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास कितना है 1.34। ठीक है, तो यहां से आप थिकनेस निकाल सकते हैं। अगर आप इसको थिकनेस को कैलकुलेट करें तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 का पावर -7 के आसपास आ जाता है। जब आप इसे सिंपलीफाई करोगे तो ये आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, ये 5.36 लगभग बराबर आ जाता है। तो इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो t की वैल्यू ऑलमोस्ट 10 का पावर -7 मीटर के बराबर आ जाता है और यही होगा आपका आंसर। तो आप इसे पॉज करके कॉपी। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू वेज शेप फिल्म की। तो अगर ये वेज शेप का एंगल थीटा है अपने पास, ठीक है,
तो देखो जैसे पहली बार देखे थे हम लोग कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट आया था, इंसिडेंट हुआ था, तो रिफ्लेक्टेड रे में जो पाथ डिफरेंस बना था वो λ/2 बना था। फिर एक ट्रांसमिटेड रे गया, ये वहां से वापस गया, तो इसका पाथ डिफरेंस 2μt हो जाएगा। अपन जानते हैं कि यहाँ से ट्रांसमिटेड रे भी होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा ट्रांसमिटेड वाला पार्ट, ठीक है। तो सिर्फ रिफ्लेक्टेड पार्ट की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए अगर पाथ डिफरेंस देखा जाए कितना हो जाएगा, 2μt माइनस λ/2। अगर इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो इसको बराबर किससे कर लेना चाहिए, n लैम्डा से। तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो 2μt 2n + 1 λ/2। यहां से आप t निकाल लें, ठीक है। तो t का एक्सप्रेशन अपने पास आ गया 2n + 1 λ/4μ के बराबर। अब देखो अगर आप ये छोटे से पार्ट में देखो तो आपको दिखेगा ये पार्ट कुछ ऐसा है, यहाँ पर x है, ये t है और ये थीटा है। तो t को हम लोग लिख सकते हैं क्या, x थीटा, है ना। थीटा इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं t/x, यानी t इज इक्वल टू x थीटा। तो अब x आप निकाल लें और थीटा को नीचे यहाँ पे t की जगह x थीटा लिख दें, x की वैल्यू आ जाएगी जो जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है। सेकंड पार्ट, अगर इसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, 2μt माइनस n λ/2 इज इक्वल टू 2n - 1 λ/2। तो λ/2 कट जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर t की जो वैल्यू आ जाएगी वो n λ/2μ के बराबर आ जाएगी। t को फिर से आप x थीटा लेते हैं, यहाँ से x आ जाएगा। आइए अब अपन डिफ्रैक्शन में बात करते हैं। डिफ्रैक्शन में जो अपने को डिफ्रैक्शन पढ़ना है वो फ्रांसोफर डिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो ये क्या होता है, बहुत क्रस्ट फॉर्म आपको बताने जा रहा हूं, दिमाग में रखने का, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन अपने को समझ में आ जाएंगे। देखो इसके लिए कई जगह बुक में नोटेशन को चेंज करते हैं, हम लोगों ने नोटेशन भी सेम रखा है कि आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में बिल्कुल सिमिलैरिटीज लगे। तो यहाँ पर D है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है जहां से एक कन्वर्जिंग लेंस है, यहां से रे ऑफ लाइट आ रहा। अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा होगा जहां पे पाथ डिफरेंस 0 हो रहा हो, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को देखो, एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं जहां पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि फर्स्ट मिनिमा हो। तो फर्स्ट मिनिमा अगर होना चाहिए तो वहां पे पाथ डिफरेंस को किसके बराबर होना चाहिए, λ/2 के बराबर होना चाहिए। वही पार्ट हम लोगों ने देखा। अब देखो ये छोटा सा ट्रायंगल देखो, है ना, ये ट्रायंगल, तो इसमें d/2 थीटा है, तो इन दोनों के d/2 ये थीटा, तो ये वाला जो पाथ डिफरेंस है, ये वाला पाथ डिफरेंस वो कितना होगा, d/2 sin थीटा के बराबर हो जाएगा। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए इन दोनों रे ऑफ लाइट के कारण, तो d/2 sin थीटा किसके बराबर हो जाना चाहिए, λ/2 के बराबर होना चाहिए, λ/2 के, यानी d sin थीटा किसके बराबर हो जाना चाहिए, लैम्डा के, यानी sin थीटा किसके बराबर हो जाना चाहिए, λ/d के हो जाना चाहिए। अब अगर आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखें और sin थीटा बहुत छोटा हो तो हम लोग थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, y/D लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो दोनों का आप बराबर कर दे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, λD/d, बिल्कुल y/d ऐसे जैसा y का डिस्टेंस। अब देखो एक मिनिमा यहाँ होगा, एक मिनिमा इधर भी होगा, तो टोटल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना हो गया, वो हो गया 2 टाइम्स λ/d के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ हो जाएगा वो 2 टाइम्स λD/d, बट वही इंटरफेरेंस में λD/d ही होता था। तो ये एक पहला डिफरेंस जो आपको याद रखना चाहिए। अब इंटेंसिटी की बात की जाए तो सेंटर पे जो पॉइंट होगा उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद का जो पॉइंट होगा इसका इंटेंसिटी बहुत कम होगा, कितना होगा, ऑलमोस्ट I0/22 के बराबर हो जाता है। और नेक्स्ट वाला का इंटेंसिटी बहुत ही कम, बहुत ज्यादा फेडेड हो जाएगा, वो I0/62/5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी के सवाल यहां से आ सकते हैं, डिस्टेंस का ये आ सकता है। दूसरा, अगर इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला ही जानना है तो वो है I0 sin² β/β²। अब बीटा क्या है सर, देखो 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस आप कर रहे थे, पाथ डिफरेंस अपने को पता था, है ना। अब पाथ डिफरेंस को अगर आप रख दोगे तो 2π/λ, अब बीटा की वैल्यू क्या है, θ/2, तो π/λ d sin थीटा। अब इससे आप अगर एंगुलर विड्थ निकालो, याद करो एंगुलर विड्थ क्या बोला था, थीटा के बराबर, और ये यहां से एक थीटा है तो यहां से थीटा भी होगा ना, तो कितने के बराबर हो जाएगा ये एंगुलर विड्थ। अगर आप यहां पे देखो एक पॉइंट इधर भी रहेगा तो ये 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सके हैं λ/d, यानी एंगुलर विड्थ की वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा व्हिच इज इक्वल टू 2 टाइम्स λ/d। तो स्क्रीन को पॉज कर लें और कॉपी कर लें। चलिए बच्चों, डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन पे हम लोग पहले आते हैं। तो डिफ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है वो बोल रखा है कि विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आपको निकालना है,
विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो अपने पास विड्थ के लिए d लिए थे, तो सपोज इसे d1 ले लेते हैं, है ना। सच दैट 20 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए अगर अपन y के लिखें तो वो था 20 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d था, यही था y, है ना। जो कैसे लाए थे सर, आप याद कर सकते हैं, डेल्टा को हम लोग लिखे थे d टाइम्स कैपिटल Y बाय कैपिटल D, और उसे हम लोग इक्वेट कर दिए थे n लैम्डा से। तो y की वैल्यू आई थी लैम्डा इनटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। चलो ठीक है, तो y ये किसके लिए आया, ये अपने लिए इंटरफेरेंस के लिए आया है, ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्टेन्ड विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा, समझे कि सेंट्रल मैक्सिमा ये था अपने पास, जिसकी विड्थ की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली थी, वो था 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के बराबर। तो इसी में जब आप इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 20 मैक्सिमा इसके अंदर आ जाते हैं, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो y तो दोनों के लिए, अब देखो मैक्सिमा के लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो फॉर्मूला था उसको हम लोग लिख सकते हैं, तो उसको y इज इक्वल टू लिखा जाए तो 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं इसे इंटरफेरेंस के लिए di और इसके लिए डिफ्रैक्शन के लिए d2 लिख देता हूं, d1 d2 लिख देता हूं, ठीक है। अब इन दोनों को बराबर करेंगे, कहानी खत्म। कुछ दिया है क्या, और बस यही है, नो वेवलेंथ नथिंग, बस इसका वैल्यू अपने पास दिया हुआ है। तो दोनों को आप बराबर कर दिए, आ जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन d2, यही तो अपने को फाइंड करना है। दिस इज इक्वल टू 20 इनटू लैम्डा इनटू कैपिटल D अपॉन d1। तो d1 की वैल्यू दे रखी है 2 mm के बराबर, लैम्डा कैपिटल D खत्म किया, ये 10 से चला गया, तो ये 1 अपॉन d2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 mm, ठीक है। तो d2 को अगर हम लोग लिखेंगे तो d2 की वैल्यू आ जाएगी mm में है ये, तो d2 की वैल्यू आ जाएगी 0.2 mm एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया था, बस दोनों को y को बराबर करना है। आ जाइए, अगला जो कंसेप्ट है वो हम लोग बढ़ते हैं, वो रेजोल्यूशन लिमिट एंड रेजोल्यूटिंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। तो इसका फॉर्मूला जनरली लैम्डा के प्रोपोर्शनल में दिया होता है, ऑल द फॉर्मूला मैंने लिख दिया, रेजोल्यूटिंग लिमिट इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू टाइम्स ऑफ sin बीटा। तो रेजोल्यूटिंग लिमिट के लिए ये ध्यान रखें कि d मिनिमम इज इक्वल टू लैम्डा के प्रोपोर्शनल में, whereas रेजोल्यूटिंग पावर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप दोनों के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। इस केस में रेजोल्यूटिंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन 1.22 टाइम्स ऑफ लैम्डा है। D क्या है, अपर्चर डायमीटर ऑफ लेंस, ठीक है। ऑल द प्रोपोर्शनलिटी पे ही क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सवाल कैसा पूछा जा रहा। तो क्वेश्चन बोला गया कि 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ इतना। इसका मतलब क्या है, ये रेजोल्यूटिंग लिमिट दिया हुआ है अपने पास। क्यों, क्योंकि वर्ड्स को अगर आप एक न्यूज़पेपर को यहां पढ़ें तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के तक अपने को वर्ड अच्छे से दिखते हैं, उनके बीच में गैप दिखता है, बट जैसे जैसे आपको ले जाते हैं दूर, उस पे जो इमेज है वो सेपरेट नहीं बन पाता है, या हम लोग विजिबिलिटी कम होता जाता है, वो ब्लर दिखने लगता है। तो उसी की बात इन्होंने करी है। तो d1 की वैल्यू इसने दे रखा है 0.05 mm, बहुत बढ़िया। कैन बी जस्ट इंस्पेक्टेड इन द माइक्रोस्कोप व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा 1 दे रखा है इन्होंने 6000 एंगस्ट्रॉम। अब बोला है इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट 3000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड देन लिमिट बताओ। तो लैम्डा 2 दे रखा है 3000 एंगस्ट्रॉम, तो आपको d2 पूछा है। अपने को पता है लैम्डा और d कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं d1 अपॉन d2, यानी यहां से आपकी d2 की वैल्यू आ जाएगी, और ये है लैम्डा 2 यानी 6000 डिवाइडेड बाय 3000 एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा। d1 की वैल्यू 0.05 mm में है, और ये है कैपिटल D। तो आप यहां से सिंपलीफाई करोगे, d की वैल्यू आप ला सकते हो, ये आ जाएगा 2, आप डिवाइड कर लो इसको, तो 0.05 डिवाइडेड बाय 2 mm, 0.0025 आंसर आ जाएगा। तो पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए। अरे बच्चों, अब लास्ट पार्ट पे हम लोग बात करते हैं पोलराइजेशन के लिए। तो पोलराइजेशन, जो लाइट अपने पास होती है नॉर्मल लाइट, वो अनपोलराइज्ड होती है, मतलब उसमें बहुत सारे वाइब्रेशन होते हैं हर डायरेक्शन में। तो अब उसे अगर हम लोग प्रोजेक्ट कर दें तो वो 2 डायरेक्शन में आ सकता है, एक
along x एक्सिस, एक y एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर एंड पैरेलल डायरेक्शंस में। तो इसको अगर आप इस साइड से देखोगे तो ये जो वेक्टर है वो अंदर बाहर की तरफ है और ये ऊपर नीचे की तरफ है। अब देखो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको पोलराइज करने के लिए क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार डिफरेंट शेड्स को आप चेंज करते हैं तो इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। क्या हुआ सर, नहीं समझ में आया? तो बहुत सारे आप वीडियोस देखना आपको मिल जाएंगे कि आप अगर काफी महंगे फ्लाइट्स में जाते हो तो वहां पे एक बटन होता है जिसको आप प्रेस करते हो तो जो बाहर के रे ऑफ लाइट का इंटेंसिटी है वो धीरे 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 चेंज हो जाता है। ऑल्दो जो डोमेस्टिक अपने फ्लाइट्स होती है उसमें एक शटर जैसा होता है जिसको आप ऑन ऑफ कर देते हैं, वो पोलराइजर नहीं है। बट महंगे फ्लाइट्स जो अब्रॉड जाने वाली एयरलाइंस होती हैं उसमें जनरली ये चीज होता है। तो आप देखो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई है ना, जो ये कौन सा अनपोलराइज्ड लाइट, अगर इसे पोलराइज से होकर पास कराते हैं तो पोलराइड में एक्सेस होते हैं, ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस बोला जाता है। अगर ये रे ऑफ लाइट इससे होकर पास होता है तो एक पोलराइड से होकर गुजरने के बाद इसकी इंटेंसिटी होती है आधी, यानी I/2 हो जाती है। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर दूसरा पोलराइड जिसे हम लोग एनालाइजर बोलते हैं उस पर गिरता है और दोनों के क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल अगर थीटा है तो जो इंटेंसिटी से रे ऑफ लाइट बाहर जाता है वो होता है I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पोलराइजेशन करने के दो तीन मेथड, एक तो है पोलराइड यूज करके, दूसरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस पे भी क्वेश्चन बेस्ड होता है कई बार। यहां से I0 अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो कितना इंटेंसिटी हो जाएगा, तो खुद भी देख सकते हो ये I0/2 है ना cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 45 1/2 यानी I0/4 हो जाएगा। अगर स्कैटरिंग एंगल रखा तो बोला स्कैटरिंग से पोलराइजेशन कैसे होता है, तो ये रे ऑफ लाइट है जिसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है, इसमें दोनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन आप देख सकते हो डॉट और परपेंडिकुलर लाइंस। अगर ये पार्टिकल्स से इंटरेक्ट करता है जिसकी वेवलेंथ कंपैरेबल होता है, स्कैटर्ड हो जाता है लाइट, है ना। अब बाकी सारे डायरेक्शन में दोनों बोले तो परपेंडिकुलर एंड आउट ऑफ द प्लेन, दोनों डायरेक्शन में वेवलेंथ रहेंगी। बट जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा इनिशियल डायरेक्शन की, ये इनिशियल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो रे ऑफ लाइट स्कैटर्ड होगा वो पोलराइज्ड हो जाएगा, बाकी सब पार्शियली पोलराइज्ड रहेंगे। ठीक है, तो बाकी सब पार्शियली पोलराइज्ड, सिर्फ जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन था, इसके परपेंडिकुलर वाला बस वो रे ऑफ लाइट पोलराइज्ड हो जाएगा। एक और लास्ट मेथड होता है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में रे ऑफ लाइट आया यहाँ पे मीडियम है, देखा कहा यह जाता है कि अगर कंडीशन ये हो कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों 90 डिग्री पे हो, ठीक है, तो R की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस I लिख सकते हैं, सिंपल आप इस परपेंडिकुलर के अलोंग लिखेंगे तो मिल जाएगा। अब यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो गया है ये हो जाता है प्लेन पोलराइज्ड और ये पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड होता है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें और स्नेल्स लॉ लगाएं तो I की वैल्यू आ जाती है tan इनवर्स म्यू के बराबर। म्यू है रिफ्रैक्टिव एंगल, इसी को ब्रेविस्टर एंगल भी बोलते हैं। तो कई बार बोल दिया जाता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/2 हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/2 हो, या सपोज √3 ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर √3 है इस मीडियम का, तो बताएं ब्रेविस्टर एंगल कितना होगा। तो tan इनवर्स ऑफ √3 आप रखेंगे आपको मिल जाएगा ब्रेविस्टर एंगल इज 60 डिग्री। तो ये था, इसमें 2-3 पार्ट मैंने नहीं लिया है जिसमें डॉपलर इफेक्ट है और एक लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है। तो 2 पार्ट मैंने नहीं लिया है क्योंकि इन दोनों पार्ट से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम होती है। तो आप इतना भी कवर आप करते हो तो क्रैश कोर्स के लिए ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। इससे बेस्ड क्वेश्चन ही जनरली पूछे जाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।